नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शिक्षकों की दक्षता परीक्षा हुई संपन्न। एसएएफ 9वीं बटालियन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। रीवा के बदरिया मुक्तिधाम को किया जाएगा हाईटेक। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दी जानकारी। और वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद ने किया शहीदों का अपमान। स्थानीय लोग सहित समाजसेवी व आर्मी जवान ने जताया विरोध। खबरें विस्तार से। शिक्षकों की दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा उपरांत आक्रोश जताते हुए कहा गया कि शिक्षा विभाग से लोग जुड़े सभी अपनी दक्षता प्रमाणित करें, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा अधिकारी। विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाले शिक्षकों की दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा देकर निकले शिक्षकों से बात की गई तो उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई व रिजल्ट खराब होने के लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अभिभावक समेत अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। पहले तो शासन को अपनी व्यवस्थाएं सुधारना चाहिए। शासन प्रशासन ने शिक्षकों की दक्षता परीक्षा आयोजित कर सिर्फ शिक्षकों को जिम्मेदार बना दिया है। यदि शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली गई होती तो शासन को बच्चों के अभिभावक जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, साथ ही शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारियों समेत शिक्षा विभाग को भी परीक्षा देकर दक्षता प्रमाणित करना चाहिए। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने जिला शिक्षा अधिकारी समेत अन्य संबंधित जनों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर, कितने परीक्षार्थी बैठे थे आज? यहाँ कितने को बैठना था? इसमें 178 दर्ज थे, तो 172 टीचर उपस्थित हैं परीक्षा में। सर, ये परीक्षा देने वाले इनको शिक्षकों में आक्रोश है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट बिगड़ने का क्या हमको क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, हमसे क्यों परीक्षा ली जा रही है? ऐसे में तो अधिकारियों की भी परीक्षा होनी चाहिए। शिक्षण कार्य में मुख्य रूप से जिम्मेदार तो टीचर ही आता है, तो उसको आता है कि नहीं आता है, ये मुख्य रूप से ये बात थी कि शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। केवल इसकी परीक्षा है, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको हम शासन ठीक करेगा। उनका कहना था कि बच्चे अगर स्कूल ही नहीं आएंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे। कई ऐसी स्कूल हैं जहाँ बच्चे 40% से भी कम आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीचरों की भी कमी है, तो क्या इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए कि हम लोग केवल टारगेट किए जा रहे हैं? एक शिक्षक से कई प्रकार के काम लिए जा रहे हैं। काम समय समय पर जो भी आता है शासन का, तो वो सभी को करना पड़ता है। तो ऐसा कभी कभी रहता है, जैसे निर्वाचन वगैरह में या कभी कोई बात आ गई, लेकिन सामान्यतः तो शिक्षक को शिक्षक का ये करना होता है कि आपके यहाँ ये एक्चुअली में सर ऐसा है कि परीक्षा ये 40% से कम परिणाम वाली जो शालाएं रही, यद्यप उसमें भी काफी विसंगतियां मिली हैं कैचमेंट शालाओं को लेकर। आज उसी की परीक्षा थी सर, पर शासन को आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे हम लोग कि शिक्षा एक त्रिविमी प्रोसेस है। वो न तो वन डायमेंशन है, न डुअल डायमेंशन है, बल्कि ट्रिपल डायमेंशन पे जाके एजुकेशन पूरा होता है। लर्निंग इतनी सहज प्रोसेस नहीं होती है। उसमें शिक्षा के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और पालक, ये त्रिविमी प्रोसेस के तहत ही शिक्षा को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, शासन की व्यवस्था है, शासन उच्च अधिकारों के साथ बैठी हुई शक्तियां हैं, वो आदेश दे रही हैं, हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं किसी भी तरह से। लेकिन आप बताइए कि जिन विद्यालयों में बच्चे ही 40% मुश्किल से आते हैं, स्थिति यहाँ तक बिगड़ती जा रही है कि अब शिक्षकों के ऊपर गांव में माता पिता को लेके ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को विद्यालय जो है तो अपनी परिस्थिति जन्य नहीं भेजते। 40% 50% बच्चे आ रहे हैं, नाम लिखा है 100 बच्चे का, 40 बच्चा स्कूल आ रहा है। और ये किसी भी युग में नहीं हुआ है कि 100% परिणाम को पाया जा सकते। परिणाम जो व्यक्ति पाता है उसकी मेहनत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारा बच्चा विद्यालय तक आने को नहीं तैयार है, आप हमारी उपस्थिति, आप हमारे बच्चों को विद्यालय पहुंचाने की व्यवस्था करवा दीजिए। और इसके बाद अगर हम आपको बेहतर परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, हम सहर्ष अपने दोष को स्वीकार करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम सर राजकुमार तिवारी। परीक्षा में तो सामान्य जो भी सामान्य चीजें रहती हैं वो व्यवस्थाएं थी,
लेकिन प्रायः हम ये कह सकते हैं कि इस परीक्षा के प्रति जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनमें बहुत आक्रोश था। परीक्षा कक्ष में भी लोग यदा कदा अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। इस बात को आक्रोश था कि यदि बच्चे का रिजल्ट कम हुआ है, कम बच्चे पास हुए हैं, तो कौन सा रिसर्च ये कहता है कि टीचर की परीक्षा हो उसके कारण? टीचर की परीक्षा क्यों हो? अगर बच्चा पास नहीं हुआ है तो जो शैक्षिक प्रशासन के लोग हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो अपनी परीक्षा कराएं कि हमारी नीति में, हमारी योजनाओं में कौन सी कमियां हैं जिसके कारण बच्चों के पास तक नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है। अब बारी है, आज हम लोगों ने परीक्षा दे दी, हमारी परीक्षा हो गई, हम पास होंगे फेल होंगे जो होंगे वो हमें सिरोधार्य है। लेकिन अगर ईमानदारी से हिम्मत है तो अधिकारी परीक्षा के लिए आवाज करें और उनकी परीक्षा हम लेंगे। सीपीआई मैम परीक्षा दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परीक्षा दें, और दक्षिण कोरिया की यात्रा करने के लिए जो पैसा वेस्ट किया है अधिकारियों ने, वो पैसा वापस करें। जनता का पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा नहीं है। पैसे से हम मजा मार के आ गए, क्या सुधार किया आपने? और जो चाय नाश्ता समोसे में जो आप रोज मीटिंग करके कार्य योजनाएं बनाते हैं, वो जनता का पैसा वापस करिए और परीक्षा दीजिए। आप तो नहीं होती परीक्षा, आप परीक्षा दीजिए। तो ये आक्रोश लोगों के मन में है। यदि बच्चा 40% से कम बच्चे पास हुए किसी विषय में, कौन सी स्टडी ये कहती कि उसका मतलब है कि टीचर को नॉलेज नहीं है? बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हम देख रहे थे, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन बच्चा क्यों नहीं पास हो रहा? उसके पीछे के कारणों का कभी हमारे अधिकारियों ने और विभाग ने कभी विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ लगभग, हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग अभी भी 40% के लगभग लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके लिए भोजन पहली जरूरत है, वो विद्यालय नहीं आना चाहते हैं। उन बच्चों को, दूसरी बात यह है कि आपके स्कूलों में प्राचार्य हैं, मैं विषय शिक्षक भी हूं, प्राचार्य भी हूं, वेतन पाता हूं विषय शिक्षक का, काम करता हूं 2 पद का, प्राचार्य का भी और विषय शिक्षक का। 0% रिजल्ट मेरे विद्यालय का पिछले सत्र में था। मैंने उस स्कूल में ज्वाइन किया और 43% रिजल्ट दिया इस साल, 0 से 43। किसी विभाग ने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे काम को? किसी ने प्रोत्साहित किया क्या मुझे कि आपने मेहनत की और 43% आपने रिजल्ट लाया? केवल हमें परीक्षा में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। हमने आपकी प्रिंसिपली फालतू में की और हमने अपने विषय को कमजोर कर दिया। इसके कारण हमारा रिजल्ट। एसएएफ 9वीं बटालियन परिसर में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कमांडेंट सहित सैकड़ों की संख्या में जवान उपस्थित देखे गए। रीवा के एसएएफ 9वीं बटालियन परिसर में 9वीं बटालियन कमांडेंट के निर्देश में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रघुवीर सिंह मीणा ने सबसे पहले स्वयं एक गड्ढा खोदकर पेड़ लगाया। उन्होंने कहा कि इस वृक्ष को मैं स्वयं लगाऊंगा, इसके अलावा किसी भी जवान का सहयोग मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद मौके पर उपस्थित अन्य बटालियन के अधिकारी, कर्मचारी व जवानों द्वारा लगाया लगभग 300 फलदार पौधे व अन्य प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने क्वार्टर मास्टर वंशमणि मिश्रा सहित अन्य लोगों से चर्चा की। नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे आईजी चंद्रशेखर साहब के निर्देशन में और कमांडेंट साहब CRS मीणा साहब के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण एवं फलदार पौधों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है। और ये प्रक्रिया 2 साल से चल रही है। हमारे यहाँ के नए साल में नए वृक्ष तैयार किए जाए और इसमें सभी फलदार वृक्ष हैं। इसमें लीची है, चीकू है, आम है, सीताफल है, नारियल है, सुपारी है, बेर है, कई सारे पेड़ हैं, हर वैरायटी के वृक्ष है। और इससे वृक्षारोपण और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। कितने पेड़ आज लगाए जा रहे हैं? आज ये 240 पेड़ हैं इसमें। ऐसा है कि हमारे यहाँ पर ये अपने जो अभी वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद हो गया है आईजी महोदय का, जो विशेष सशस्त्र बल जबलपुर, उन्होंने ये हर यूनिट में, उनके अंडर में 10 यूनिट हैं यहाँ की, 8 SAF की और 2 एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेंटर, सभी में उन्होंने कुछ नए आयामों को जो एक पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे हों, लोगों की सेहत की दृष्टि से अच्छे हों, और एक सामाजिक अपनी ये जिम्मेदारी है कि हम वृक्षों को लगाएं, उनकी देखभाल करें। इस दृष्टि से इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से इनका वृक्षारोपण हो रहा है, जिसमें सभी करीब 300 वृक्ष जो है फलदार हैं। और इसमें सभी अच्छी क्वालिटी के हैं जो बाहर से बुलवाए गए हैं। और इसमें सभी अधिकारियों को इनके सुपुर्द किया जाएगा कि इनकी देख रेख, उनका रख रखाव और इनका जो लगाने का जो और इनको संभालने का पूरी जिम्मेदारी उनके द्वारा रहेगी। और भविष्य में चल के एक बहुत अच्छा गार्डन हमारे यहाँ पर आम का गार्डन विकसित हुआ 1 एकड़ का, बहुत ही अच्छा है, जिसमें करीब 200 पेड़ लगे हुए हैं।
और बहुत ही उच्च कोट के आम है और वो करीब 4-4 फीट के हो चुके हैं। वैसी सफलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ पर बताया, अपने आईजी महोदय ने, चंचल शेखर श्रीमान जी ने, कि यहाँ पर यदि एक अच्छा सा गार्डन बनाया जाए तो इसमें भी एक सभी फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो विशेष, चूँकि अब मौसम निकल चुका है थोड़ा सा, तो चूँकि सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पर सबको 2-2, 4-4 पेड़ दिए गए हैं कि उनको लगाना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, जैसे बाउंड्री वगैरह सब हो गई, खाद पानी हो गया और व्यवस्था हो गई है। और हमारे सेनानी महोदय श्री मीना साहब, जो अपने कमांडेंट हैं अपने 17 बटालियन के, उनके द्वारा भी चीज की जा रही है, जिसमें सुबह से अभी तक पूरी खाद प्रक्रिया कर दी गई है और लगातार अभी 1 घंटे के अंदर सबका परीक्षण होगा। फावड़ा ले आओ, फावड़ा लेके आ जाओ। तो लगाऊंगा मैं। बंदरिया का मुक्तिधाम एक आदर्श मुक्तिधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जानकारी निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दी। आपको बताना चाहेंगे कि रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य कराया जाना है। इसके साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले 2 स्थल, पचमठा मंदिर व ईदगाह को आदर्श धार्मिक स्थल बनाया जाना है। इसके साथ साथ आज वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने मुक्तिधाम का निरीक्षण किया और बताया कि मुक्तिधाम को हाईटेक किया जाएगा। यह मुक्तिधाम एक आदर्श मुक्तिधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही समाजसेवी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थित देखी गई। रीवा 24 न्यूज ने इस संबंध में विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। इसको आदर्श मुक्तिधाम बनाने के लिए जो भी जरूरी काम है उसको रिवर फ्रंट योजना में जोड़ने के लिए मैंने बोला है। कमिश्नर और कलेक्टर दोनों हैं और इस योजना में शामिल होने के बाद जिस तरह से हम पचमठा आश्रम का विकास कर रहे हैं, जिस तरह से ईदगाह का विकास कर रहे हैं, इसी योजना के अंतर्गत, उसी योजना से हम इस जो मुक्तिधाम है उसका भी विकास करेंगे। बोदाबाग वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद द्वारा शहीदों का बैनर कचड़े में फेंक दिया गया, जिसके बाद स्थानीय रहवासी एवं मिलिट्री जवानों ने जाकर विरोध जताया। रीवा के बोदाबाग क्रमांक 7 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शहीद जवानों का फोटो युक्त बैनर लगाया गया, जो कि वार्ड पार्षद द्वारा कचरे में फेंक दिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा इस बात की सूचना नगर निगम सहित समाजसेवी संगठनों को दी गई। मौके पर अपना भारत सेवा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे और आक्रोश दिखाते हुए कहा कि पार्षद जिस स्थान पर बैनर फेंके हैं वहां की साफ सफाई करवाकर तत्काल शहीदों के बैनर को उचित स्थान देने के साथ साथ सम्मान करें, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच स्थानीय लोगों के साथ मिलिट्री जवान भी उक्त स्थान पर पहुंचे और सभी ने उस स्थान की साफ सफाई की। साथ ही भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाते देखे गए। इस संबंध में रीवा 24 ने संगठन के पदाधिकारी सहित मिलिट्री जवान से बात की। तो इस चीज का किया जा रहा कि कल शाम हमारे पास फोन आया, हमारे भाई आर्मी में हैं, इन्होंने हमको फोन लगाया, बताया कि आपके रीवा के और बहुत सारे लोग गलवान घाटी में शहीद हुए थे, 20 जवान, उनको इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। हम आर्मी में हैं, हम उनको देखकर इस चीज को बहुत बुरा लगा। हमको फोन लगाया कि आप आइए सुबह, और यहाँ पास जितनी गंदगी है, यहाँ कोरेक्स की बोतलें, दारू की बोतलें, आप लोगों ने जैसा कि देखा, यहाँ कपड़े, गंदे कपड़े, यहाँ शहीदों के नाम से उद्यान बनाया गया है। यहाँ की उन्होंने लिखा है कि 20 पेड़ हमने लगाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2-3 पेड़ ऐसे हैं, उसके अलावा पूरा कूड़ा कचड़ा में सम्मिलित पाया गया है। हम यह चाहते हैं कि यहाँ एकदम बिल्कुल सही तरीके से जितना भी उद्यान अगर बनाया गया है तो इसको सुरक्षा के साथ है। यहाँ जो शिवदत्त पांडे ने अपना फोटो भी लगवाया है, नाम भी उनका लिखा है, हम उनको नहीं जानते कि वार्ड पार्षद है कौन है। तो अगर उन्होंने ये कार्यक्रम किया है और इसको उसने बनाया है उद्यान को, तो सही तरीके से उसको सुरक्षित व्यवस्थित करें उसको। हम इसका विरोध करते हैं। नाली का पानी भरा हुआ है, यहाँ गंदा करके चले जाते हैं। यहाँ जो भी है गंदगी उसको हम लोगों ने अपने हाथों से साफ किया है। अभी जाएंगे, फावड़ा लेकर के आएंगे, उसको भी अभी सही तरीके से साफ करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं सही तरीके से तो आपको किसी कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
अगर आप नहीं करने के सक्षम हो तो आपको काम नहीं करना चाहिए। पार्षद से मैं यही चाहते हैं कि अगर आपने उद्यान बनाया है तो इसकी आप देखभाल करें, सही तरीके से देखभाल करें। और इसको हमेशा, अगर ये पार्क टाइप का बनाए उद्यान है तो इसको बोलते हैं कि हिसाब से आप पार्क बोल सकते हैं। तो यहाँ 4 लोगों को आना जाना लगा रहना चाहिए। ये थोड़ी रहे कि यहाँ दारूबाज बैठे और इसके बाद यहाँ दारू पी के कोरेक्स की शीशी फेंक दे, दारू की शीशी फेंक दे, गंदे कपड़े फेंक दे, नाली का पानी बहे। ये हमारे शहीदों का अपमान हम लोग नहीं सह सकते। निर्वाचन कार्यालय रीवा पर नियम विरुद्ध तरीके से निविदा नवीनीकरण का आरोप लगाते हुए बीके माला ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। निर्वाचन कार्यालय रीवा द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2020 को स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2020 में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे की निविदा जारी की गई थी और विगत कई वर्षों से आद्या एंटरप्राइजेज को उक्त कार्य दिया जा रहा है, वो भी नियम कायदों को दरकिनार रखते हुए। हर साल आद्या एंटरप्राइजेज की निविदा का नवीनीकरण किया जाता है, जबकि निविदा जारी की जाती है, परंतु निविदा नवीनीकरण का कोई नियम नहीं है। उक्त मामले की जांच कराने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने आयुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 को बीके माला ने जानकारी दी। एक फर्म है जो निर्वाचन का काम लगातार कर रही है और उनके द्वारा जो निर्वाचन जिला रीवा के अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा आद्या एंटरप्राइज को ही कार्य दिया जाता है। इसलिए कार्य दिया जाता है कि वहां के निर्वाचन के जो विभागीय अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर अधिकारी के अलावा अधिकारी जो हैं, उनकी इनसे सांठगांठ है, पूर्णतः उनकी संलिप्तता है। निर्वाचन में लगातार इनके द्वारा लापरवाही भी की जा रही है और आद्या एंटरप्राइज को एग्रीमेंट देने के लिए अनुबंध की कंडिका में एक शर्त ये जोड़ दी गई कि जिनके पास 5 साल का लगातार का अनुभव हो या कोई भी काम निर्वाचन से संबंधित जो होता है तो आद्या एंटरप्राइज को ही दिया जाता है, क्योंकि आद्या एंटरप्राइज की सांठगांठ किससे है? जिला निर्वाचन सहायक निर्वाचन अधिकारियों से है और उनके अधिकतर परिवार के लोग उनसे सांठगांठ करके उसी में काम कर रहे हैं और नियम विरुद्ध नियमों को ताक पे रखकर इनके द्वारा काम किया जाता है। इसके हमारे पास साक्ष्य और रिकॉर्ड अभिलेख हैं। इसलिए कि हम मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं तो हमारे पास निश्चित तौर से कोई पुख्ता प्रमाण ही होंगे और हैं भी। और इसलिए कि आद्या एंटरप्राइज के अभिलेखों की पूर्णता, पूरे पुराने प्रकरणों की जांच हो, पुराने प्रकरणों इनके अभिलेखों की जांच हो और निर्वाचन संबंधी कार्यों की जांच होनी चाहिए, ताकि इनके अंदर जो आद्या एंटरप्राइज हैं तो इनकी जब जांच होगी, पूरे पुराने रिकॉर्डों की जांच होगी तो पोल अपने आप भ्रष्टाचार के खुलेंगे। इसमें एक व्यापक भ्रष्टाचार सांठगांठ करके अपने निजी लोभ लालच में लोग कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैंने आयुक्त महोदय रीवा संभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है और आयुक्त रीवा संभाग रीवा के माध्यम से एक कलेक्टर, जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का पत्र भी प्रेषित किया गया है कि इन बिंदुओं के शिकायतकर्ता ने जो आवेदन दिए हैं इनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय का आवेदन माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने पत्र जारी करके किया है। गंदगी फैलाने वालों पर रीवा कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा कुछ दिन पूर्व नए बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया था और वहां के दुकानदारों समेत फुटपाथियों व बस स्टाफ को व्यवस्थित करने और गंदगी न फैलाने की हिदायत दी गई थी। यहां तक कि नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाते हुए व्यवस्थित भी करवाया गया था। उसके बाद भी बस स्टैंड परिसर में गंदगी फैलाई जा रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए रीवा कलेक्टर के आदेश पर नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 100 रुपए के चालान काटे। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। यहाँ नए बस स्टैंड में चलानी कार्रवाई की गई है, किसको लेके की गई और किसके निर्देश पे की गई? ये स्वच्छ मिशन के तहत आज की नहीं चल रही है, हफ्तों से हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और नगर निगम कमिश्नर महोदय के निर्देश पर ये न्यू बस स्टैंड में जो गंदगी लोग फैला रखते हैं तो उसके तहत हम लोग जिसके पास डस्टबिन नहीं हो तो उसकी चालानी कार्रवाई करते हैं और जो खुले में पेशाब करते हैं तो उसके तहत हम लोग चालानी कर रहे हैं उसके लिए, ताकि आगे मैसेज जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग इसे सब मिलजुल के न्यू बस स्टैंड के व्यापारी संघ मिलकर हम लोग ये नए बस स्टैंड के अलावा भी कहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग नए बस स्टैंड के अलावा जैसे अस्पताल चौराहा हो गया, सिरमौ चौराहा हो गया, मतलब शहर के जितना चौराहा में जिसके यहाँ गंदगी फैलाते हैं और डस्टबिन जो नहीं रखे हुए तो डस्टबिन के तहत उनकी चालानी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी तक सर कितनी चालानी कार्रवाई कर चुके हैं? आज की डेट में तो हम लोगों ने आज 20 से 25 चालानी कर चुके हैं जी।
पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक व भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि किसानों के सामने सुरक्षा देनी पड़ेगी, साथ ही झुकना भी पड़ेगा मोदी सरकार को। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही किसानों के साथ है। किसान बिल को लेकर उन्होंने कहा कि अभी मैं दिल्ली गया था, किसानों में काफी आक्रोश है और उन्हें ये पता है कि मोदी सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए किसान कतई पीछे नहीं हटेंगे। आज नहीं तो कल मोदी सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा चुनावों में रीवा की 8 सीट भाजपा द्वारा ईवीएम मशीन व प्रशासनिक सांठगांठ करके जीती गई थी। इसी कारण से यहां से किसी को मंत्री पद नहीं दिया गया। यदि मेहनत से जीत हासिल करते तो मंत्री पद की दावेदारी जरूर करते। और पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा, आप खुद सुनिए। पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मैं समझता हूं कुछ क्षेत्रों के मध्य प्रदेश से भी किसान वहां पहुंचे हैं और जिस तरीके से उनका इरादा पक्का है, तो मैं समझता हूं सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं अगर कोई सरकार कड़ा रुख अपनाने की कोशिश करेगी तो मैं समझता हूं पूरे देश का किसान एकत्रित होकर के सरकार को उखाड़ने का प्रयास करेंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सर, अभी तक जितने भी कानून लागू किए गए सब थोपे गए, एक तरह से थोपे गए, जैसे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर एनआरसी की कानून बनाया गया, मतलब थोपे गए। तो क्या आप मानते हैं कि इसको रोका जाएगा? देखिए, अभी तक जो कानून बने तो कहीं न कहीं जीएसटी को लोगों ने नहीं समझा, ये समझा कि इससे देश में ही तो जिस तरीके से लालीपाप दिखाया गया, जिस तरीके से नोटबंदी उन्होंने करी, 54 दिन का समय मांगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई और लोगों को ये लगा काला धन लाएंगे। लेकिन ये विषय मैं समझता हूं किसानों को ज्ञात है कि हमें उद्योगपतियों के हाथे नरेंद्र मोदी बूझने की साजिश कर रहे हैं और किसान जाग चुका समय रहते तो मैं समझता हूं कि इसमें इस मुद्दे पर उन्हें झुकना ही पड़ेगा। सर, एक समाज को टारगेट करके जब कोई काम किया जाता है तो काम आसानी से होता है, इसी देश में होता है। तो ऐसे में जैसे धारा 370 लागू कर दी गई, उसको कितना विरोध हुआ? क्या विपक्ष इतना मजबूत नहीं है या फिर वो अपनी मनमानी करते हैं? देखिए, कहीं न कहीं उनको पूर्ण बहुमत से सरकार मिली, 285 सांसद, 300 के ऊपर सांसद 2 बार में उन्हें मिला, तो स्वाभाविक है कि उन्हें एक तरफा काम करने का अवसर मिला। और कहीं न कहीं भारत की जनता ने, या और क्या कारण है, मैं तो सीधे ईवीएम ही मानता हूं, जो भी परिस्थिति हो कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर हुआ, उसका वो निश्चित रूप से लाभ ले रहे हैं। और इसी में वो चाहे धारा 370 की बात रही हो, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, चाहे ये अभी किसानों के आंदोलन की बात हो, किसानों के खिलाफ काले कानून की बात हो, सब वो मनमानी। देखते रहे रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के मानस भवन में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया।
मानस मंडल अध्यक्ष रीवा के अनुपम तिवारी द्वारा स्थानीय मानस भवन में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कथा का वाचन पंडित विजय शंकर मेहता राष्ट्रीय संत द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम 3 जनवरी से 9 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। कथा में यह रीवा का सौभाग्य है कि विश्व स्तर के सम्माननीय कथावाचक, जिन्हें सारा विश्व जीवन प्रबंधन गुरु के नाम से जानता है और जिन्होंने सारे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया है अपनी कथाओं से, और लोग उनको मानते हैं, जानते हैं और उनको उनकी बातों को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे रीवा पधारे हैं और रोज 3 बजे आज से लगातार 7 दिन तक वो श्रीमद् भागवत की कथाएं कहेंगे और सभी को जीवन प्रबंधन के बारे में सिखाएंगे, शिक्षा देंगे। कलश यात्रा निकाली गई, अभी कलश यात्रा निकाली गई है, श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा, जिसमें भगवान भागवत को नमन करते हुए, शिरोधार्य करते हुए हम लोग उनको यहाँ लेकर आए हैं, विराजमान किया है और विराजमान करने के बाद गुरु जी का पूजन किया गया है, व्यास गद्दी का पूजन किया गया है और अब 3 बजे से कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगा। मैं अनुपम तिवारी, अध्यक्ष मानस मंडल रीवा। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। शिक्षकों की दक्षता परीक्षा हुई संपन्न। एसएएफ 9वीं बटालियन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। रीवा के बंदरिया मुक्तिधाम को किया जाएगा हाईटेक, विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दी जानकारी। और वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद ने किया शहीदों का अपमान। स्थानीय